हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी इतिहास का चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक सारे एमसीक्यू प्रश्नों का हल करेंगे और यहाँ पर हम लोग 250 से अधिक प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसके बाद चौथा चैप्टर जो होगा वन समाज एवं उपनिवेशवाद। पांचवा चैप्टर और अंतिम चैप्टर जो होगा आधुनिक विश्व के चरवाहे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री से कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना 99% कम है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए, हमारा पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? बताएं इसका सही उत्तर। इसका उत्तर होगा 1789। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक असमानता। प्रश्न संख्या 3 है, फ्रांसीसी समाज को क्रांति से पहले कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस के समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, फ्रांस में तीसरा वर्ग मुख्य रूप से किससे मिलकर बना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान, व्यापारी, श्रमिक। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक संकट और कर प्रणाली की असमानता। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्तिल के किले पर हमला से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, बास्तिल का किला किस तारीख को गिराया गया था? 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर ए, टेनिस कोर्ट की शपथ का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में एक नया संविधान बनाना। प्रश्न संख्या 10 है, फ्रांस का राजा लुई 16वां किस वर्ष मारा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राजा कौन था? इसका उत्तर होगा लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, मैरी एंटोनेट कौन थी? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस की रानी, लुई 16वां की पत्नी। इन्हें भी 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था कन्वेंशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 है, रोबेस्पियर कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांति का नेता। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर किस समूह का नेतृत्व कर रहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैकोबिन क्लब का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, नेपोलियन बोनापार्ट कब फ्रांस की सत्ता संभाली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1804 में। 1804 में ही नेपोलियन कोड को लागू किया गया था, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, आतंक का शासन कब हुआ या आतंक का शासन कब से कब तक था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 से 94 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस गणराज्य कब घोषित हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1792 में। 1791 में फ्रांस का संविधान बना और 1792 में फ्रांस गणराज्य घोषित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 18, आतंक का शासन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोबेस्पियर। इन्हें कन्वेंशन ने 1794 में फांसी दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, धार्मिक कर उपज का कितना प्रतिशत था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय कितना प्रतिशत जनसंख्या वहाँ के किसान थे? इसका उत्तर होगा 90%। हालांकि उस समय 60% जमीनें जो थी कुलीन वर्गों के हाथ में थी। निम्न में से कौन
धार्मिक कर था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए टाइड। यह चर्च द्वारा उपज का 10% वसूला जाता था। टाइल की बात करें तो यह राजा द्वारा लिया जाता था। टाइल जो था वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा लिवरे को कब समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन 22 है, फ्रांस की मुद्रा लिवरे को कब समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1794 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 1789 में फ्रांस की जनसंख्या की बात करें तो 2.8 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की? बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, जॉन लॉक और रूसो। प्रश्न संख्या 25 है, लुई 16 ने 1777 में किसे वित्त महानियंत्रक या वित्त मंत्री नियुक्त किया? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जैक्स नेकर। 1774 में जैक्स टारगोट को वित्त महानियंत्रक नियुक्त किया गया था। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें राजा के निरंकुशवाद एवं दैवीय सिद्धांत का खंडन किया गया था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा मॉन्टेस्क्यू। इस पुस्तक में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 28, लुई 16 ने स्टेट जनरल के बैठक नए कर आरोपण के लिए कब बुलाई? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 मई 1789 को। यह जो बैठक बुलाई गई थी नए करों को आरोपण करने के लिए। प्रश्न संख्या 29 है, किसने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को वोट देने के अधिकार की बात कही है? इसका उत्तर होगा रूसो। ऑप्शन नंबर सी, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। प्रश्न संख्या 30 है, वर्साई के टेनिस कोर्ट में लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? इसका उत्तर होगा 20 जून 1789। यहाँ पर नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिरावियो और ओवेसिये नामक पादरी ने किया और इस बैठक का अध्यक्ष सेलिवन वैली था। प्रश्न संख्या 31 है, 20 जून 1789 को वर्साई में टेनिस कोर्ट के बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेलिवन वैली। इसी के बाद जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना? प्रश्न संख्या 32 है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1791 में। इस समय फ्रांस में संविधान लागू कर राजा की शक्ति को नियंत्रित किया गया और उनकी शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया था। प्रश्न संख्या 33 है, नेशनल असेंबली के चुनाव में फ्रांस में कौन सक्रिय नागरिक थे? यहाँ सक्रिय नागरिक का अर्थ है वैसे नागरिक जिन्हें वोट का अधिकार प्राप्त हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, महिलाओं एवं बच्चों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ पर वोट देने का अधिकार केवल 25 वर्ष के उम्र के पुरुष को था, जो 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में चुकाते थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है, इनमें से कौन कानून के मानवीय रूप का प्रतीक था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डैनो वाली स्त्री। टूटी हुई जंजीर जो था दासों के आज़ादी के प्रतीक था। राजदंड यह शाही सत्ता के प्रतीक था। प्रश्न संख्या 35 है, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से दोनों, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया दोनों के साथ नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा की। जब फ्रांस में संविधान लागू होता है तो वहाँ के राजा के अधिकार बहुत सारे छिन जाते हैं, जिससे राजा गुप्त रूप से प्रूसिया और ऑस्ट्रिया से संधि कर लेता है। बाद में नेशनल असेंबली को यह पता चलता है तो वह राजा को बंदी बना लेता है और राजद्रोह के आरोप में नेशनल असेंबली राजा को मृत्यु दंड की सजा सुना देता है। प्रश्न संख्या 36 है, ट्यूलेरिया महल से राजा को बंदी कब बनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1792 में। इसके बाद फ्रांस को 21 सितंबर 1792 में गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है और फ्रांस में राजशाही का अंत कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, लुई 16 एवं रानी मैरी एंटोनेट को फांसी कब दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
21 जनवरी 1793 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। फ्रांस में आतंक का काल कब से कब तक समय को माना जाता है? फ्रांस में आतंक के काल कब से कब तक के समय को माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1793 से 94। इस समय जैकोबिन क्लब जो था उसका नेता रोबेस्पियर था। 1793 से 94 के बीच रोबेस्पियर अपनी तरह से फ्रांस में सरकार चलाता है, जिसे चाहता है वो गिलोटिन पर चढ़ा देता है। 1794 में कन्वेंशन ने रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया और आतंक का शासन खत्म कर दिया। प्रश्न संख्या 38 है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा ओलंप द गुंज। यहाँ पर प्रश्न का नंबर 38 बार बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 39 है 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ओलंप द गुंज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। त्रिकोणीय दास व्यापार किस महादेश से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। फ्रांसीसी सौदागरों द्वारा बोर्दे और नांतेन बंदरगाह से अफ्रीका के तट पे ले जाया जाता जहाज़ों में दासों को खरीदकर कैरेबियन देशों में वहां ठूंस कर भेजा जाता था। प्रश्न संख्या 41 है फ्रांसीसी उपनिवेश में दास मुक्ति कानून कब पारित हुआ? फ्रांसीसी उपनिवेश में दास मुक्ति कानून कब पारित हुआ? इसका उत्तर होगा 1794 में। हालांकि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन अंतिम रूप से 1848 में किया गया। प्रश्न संख्या 42 है फ्रांस की राजनीति व्यवस्था में नेपोलियन का प्रवेश कब होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1799 में। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? इसका उत्तर होगा 1804 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1804 में ही नेपोलियन संहिता को लागू किया गया। प्रश्न संख्या 45 है नेपोलियन कोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक समान और स्पष्ट नागरिक कानून प्रणाली स्थापित करना। प्रश्न संख्या 46 है कौन सा नेपोलियन कोड की विशेषता नहीं थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को पुनः स्थापना। नेपोलियन कोड की विशेषता नहीं थी। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नेपोलियन कोड की विशेषता थी। इसमें एक बात और याद रखें, नेपोलियन कोड में महिलाओं को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया था। प्रश्न संख्या 47 है नेपोलियन कोड का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप के कई देशों पर नेपोलियन कोड का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोर्सिका द्वीप पर 1769 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 है 1812 में नेपोलियन ने किस देश पर आक्रमण किया जो उसकी हार का कारण बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। प्रश्न संख्या 50 है नेपोलियन ने किस देश के नौसेना को ट्राफल्गर की लड़ाई में हराया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। ट्राफल्गर का युद्ध अक्टूबर 1805 में हुआ था। प्रश्न संख्या 51 है वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1815 में। इसमें नेपोलियन की हार हुई। वर्तमान में वाटरलू जो है बेल्जियम में है। प्रश्न संख्या 52 है वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट हेलेना द्वीप पर। यहीं पर मई 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है उसकी मौत कैंसर से हुआ था। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति चैप्टर 2। यहाँ से सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं अब हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है रूसी क्रांति कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917 में। प्रश्न संख्या 2 है जार निकोलस द्वितीय किस देश का शासक था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस का। और जार निकोलस द्वितीय जो था वो रोमनोव वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 3 है रूस में किस पार्टी ने बोल्शेविकों का नेतृत्व किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 लेनिन किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद।
प्रश्न संख्या 5 है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए समानता। प्रश्न संख्या 6 है, रूस में किसान एवं श्रमिक किससे परेशान थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी एवं भूखमरी से। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रूस में असेंबली को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। प्रश्न संख्या 8 है, फरवरी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, खाद्य संकट एवं किसानों की हड़ताल ये मुख्य कारण थे फरवरी क्रांति की। यह क्रांति 1917 में हुआ था। फरवरी 1917 में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के साथ। हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, बोल्शेविक का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमत। नेक्स्ट प्रश्न है 11, रूस में सोवियत का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक एवं किसानों की समिति। प्रश्न संख्या 12 है, रूस में किस पार्टी ने समाजवादी विचारों को अपनाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्शेविक पार्टी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, रूसी क्रांति से पहले रूस किस प्रकार का देश था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंकुश राजशाही। प्रश्न संख्या 14 है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूखमरी एवं गरीबी बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है 15, केरेंस्की कौन था? इसका उत्तर होगा प्रांतीय सरकार का नेता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 16, रूस में भूमि किसे दी गई अक्टूबर क्रांति के बाद? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों को। प्रश्न संख्या 17 है, चेका क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त पुलिस संगठन था। प्रश्न संख्या 18 है, रूस को किस नाम से पुकारा जाने लगा अक्टूबर क्रांति के बाद? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर। और यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न संख्या 19 है, 1917 में रूस की सरकार किस प्रकार की बनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। प्रश्न संख्या 20 है, रेड आर्मी किसने बनाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की ने। 1918 में ट्राटस्की ने किसानों एवं मजदूरों की एक सेना बनाई जिसे रेड आर्मी कहा गया, लाल सेना। प्रश्न संख्या 21 है, 1905 में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में मजदूरों की खराब स्थिति, युद्ध में हार एवं जार की निरंकुशवादी नीतियां, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, रूस में प्रथम विश्व युद्ध के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन व वस्त्र की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है 23, बोल्शेविकों का प्रमुख नारा क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोटी, शांति और जमीन। प्रश्न संख्या 24 है, जर्मनी से लेनिन को रूस में लाने की मदद किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, अक्टूबर क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरेंस्की। नेक्स्ट प्रश्न है 26, रूस की पहली क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। 1905 के रूसी क्रांति का मुख्य कारण जो था किसान एवं श्रमिकों की खराब स्थिति, आर्थिक संकट एवं रूस जापान युद्ध में जापान से मिली हार मुख्य कारण था। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन सैनिकों ने सेंट पीटर्सबर्ग में जारी विंटर पैलेस के बाहर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए।
इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व गैपोन नामक पादरी कर रहा था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन ने रूस को किस विचारधारा पर चलाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रश्न संख्या 28 है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और विरोध। विरोध जो हुआ राजतंत्र के खिलाफ हुआ। प्रश्न संख्या 29 है, रूस में सफ़ेद सेना किसका समर्थन करती थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जार के समर्थन करती थी। अर्थात सफ़ेद सेना जो थी राजतंत्र का समर्थन करती थी और बोल्शेविकों को कट्टर शत्रु मानती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, बोल्शेविकों ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले क्या किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमीनों का पुनर्वितरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रश्न संख्या 31 है, रूस में सोवियत क्या थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमिक और सैनिकों की परिषद। प्रश्न संख्या 32 है, बोल्शेविकों ने किस संगठन को समाप्त कर दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय सरकार को। बोल्शेविकों ने प्रांतीय सरकार को खत्म कर दिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। सोवियत संघ का विघटन 1991 में किया गया और इसी के बाद शीत युद्ध का अंत हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, रोटी शांति जमीन किसका नारा था? रोटी शांति और जमीन किसका नारा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन का। लेनिन की मृत्यु कब हुई? प्रश्न संख्या 35 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है, लेनिन के बाद रूस की सत्ता पर काबिज कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा स्टालिन। स्टालिन को याद रखें। नीचे यही प्रश्न आ गया है, देख लें। प्रश्न संख्या 36, लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बनता है? इसका उत्तर होगा स्टालिन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम नए वीडियो पर काम कर सकें। प्रश्न संख्या 37 है, समाजवाद किसके अधिकार को बताता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक वर्ग के। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क्स एवं एंगल्स ने कौन सी किताब लिखी? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने कौन सी किताब लिखी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल। और इस पुस्तक की रचना जो हुआ था 1867 में हुआ था। कौन सा वर्ग सामंती व्यवस्था में ऊंचा माना जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदार एवं कुलीन वर्ग। नेक्स्ट स्लाइड में है, बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कब हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1903 में। नेक्स्ट प्रश्न है 41, 1917 की अक्टूबर क्रांति किस शहर में हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोग्राद। अक्टूबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा बोल्शेविकों को सत्ता में लाया गया और 1917 में रूस की क्रांति का दूसरा चरण यह था। 1917 में ही सबसे पहले रूस में पेट्रोग्राद की क्रांति होती है, जिसे फरवरी क्रांति कहा जाता है। 1917 में रूस में 2 क्रांतियों में यह पहली क्रांति थी। यह रूसी साम्राज्य के अंत एवं अस्थायी सरकार की स्थापना इसके द्वारा की गई और यह दोनों जो क्रांति है वो पेट्रोग्राद शहर में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, ब्लडी संडे माने खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। इसके बारे में हमने पहले ही डिटेल में बता दिया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंगठित एवं कमजोर। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल गया। प्रश्न संख्या 44 है, रूस में समाजवादी क्रांति की प्रेरणा किस विचारधारा से मिली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद। प्रश्न संख्या 45 है, लेनिन ने सत्ता में आने के बाद किस युद्ध से रूस को बाहर निकाला? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध से।
प्रश्न संख्या 46 है, लेनिन ने रूस के किस पुराने संगठन को भंग कर दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूमा। ड्यूमा रूस के संसद को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 47 है, ब्लडी संडे की घटना किससे जुड़ी हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन से। प्रश्न संख्या 48 है, रूस की 1917 की क्रांति के दौरान किसने अस्थायी सरकार बनाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरेंस्की। प्रश्न संख्या 49 है, साम्यवाद किस पर आधारित विचारधारा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता एवं वर्गहीन समाज। प्रश्न संख्या 50 है, रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्गहीन समाज की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन कब किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1898 में। यही पार्टी बाद में बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी में बदल जाता है। बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन होते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, 1825 में किसने न्यू हार्मोनी नामक आत्मनिर्भर समुदाय की स्थापना की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवन। प्रश्न संख्या 53 है, रूस में रेल नेटवर्क का विकास किस दशक में हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1890 के दशक में। 54 नंबर प्रश्न है, कब तक रूस में सभी पार्टियां गैर कानूनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 तक। नेक्स्ट प्रश्न है 55, 1898 में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ, यह किसके विचार पर आधारित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 57 है, फरवरी 1917 में राजशाही के अंत के बाद अंतरिम सरकार में प्रभावशाली कौन थे? इसका उत्तर होगा सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, इनमें से सभी। 58 नंबर प्रश्न है, किसने सुझाव दिया बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। प्रश्न संख्या 59 है, लेनिन के अप्रैल थीसिस में कौन सी मांगे थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। युद्ध की समाप्ति की जाए, जमीन किसानों की दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। अप्रैल थीसिस जो है लेनिन द्वारा अप्रैल 1917 में लाया गया। प्रश्न संख्या 60 है, रूस में गृह युद्ध कब से कब तक चला? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 से 1921। कहीं कहीं इसका उत्तर 1918 से 1921 भी मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 61, रूस में भयानक अकाल कब हुआ जिसमें 40 लाख लोग मारे गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 से 1933। प्रश्न संख्या 62 है, रूस में कोल खोज किसे कहा जाता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक खेती। प्रथम पंचवर्षीय योजना रूस में कब से कब तक चला? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 से 1932 और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1933 से 1938 तक चला। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से ही लिया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी, इटली और जापान तीनों धुरी राष्ट्र में शामिल थे। और मित्र राष्ट्र की बात करें तो इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि किसके साथ हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। वर्साई की संधि को अपमानजनक संधि भी कहा जाता है। इस संधि के द्वारा जर्मनी के कई सारे इलाके मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया। प्रश्न संख्या 3 है, जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्र को कर्ज चुकाने से मना कर दिया? इसका उत्तर होगा 1923, ऑप्शन नंबर सी। इस समय जर्मनी की काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई थी, उसका मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। अति मुद्रास्फीति से जर्मनी को बचाने के लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई और हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। 1929 से 32 तक अमेरिका के राष्ट्रीय आय आधी रह गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया में। 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार एवं वर्साई की संधि से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। प्रश्न संख्या 6 है, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता कब ली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में।
बाद में इसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी अर्थात नात्सी पार्टी में बदल दिया और 1932 में नात्सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रश्न संख्या 7 है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1933 में। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद सौंपा। प्रश्न संख्या 8 है, जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद सौंपा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग। प्रश्न संख्या 9 है, हिटलर ने विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा, जिसे इनेबलिंग एक्ट कहते हैं, खुद को तानाशाह कब स्थापित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च 1933। प्रश्न संख्या 10 है, हिटलर ने अग्नि अध्यादेश कब जारी किया जिसके द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया? इसका उत्तर होगा 28 फरवरी 1933, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है, हिटलर का अर्थशास्त्री कौन था जिसे अर्थव्यवस्था सुधार के लिए नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाल्मर शाक्त। वहीं बात करें गोबेल्स की, तो गोबेल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। हिंडनबर्ग जो था राष्ट्रपति था। प्रश्न संख्या 12 है, हिटलर ने लीग ऑफ नेशन की सदस्यता कब छोड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1933। प्रश्न संख्या 13 है, हिटलर ने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कब कर लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 में। इसे वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी से अलग कर दिया गया था। 1938 में हिटलर ने एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देते हुए किसे जर्मनी में मिला लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया को। प्रश्न संख्या 15 है, हिटलर ने पोलैंड पर हमला कब किया जिससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 1940 में जर्मनी ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किसके साथ किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली जापान, इन दोनों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है 17, पर्ल हार्बर बंदरगाह पर बम किसने गिराया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। पर्ल हार्बर अमेरिकी बंदरगाह था। जापान ने इस पर काफ़ी ज़्यादा बमबारी की जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। प्रश्न संख्या 18 है, जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कब किया जो जर्मनी की सबसे बड़ी भूल थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून 1941 में। इतिहास में सोवियत संघ पर हमला जर्मनी की सबसे बड़ी भूल बताया जाता है। यहाँ की लाल सेना ने बर्लिन तक जर्मन सेना को खदेड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 19, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ। दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1945 में, मई 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है 20, हिटलर की नस्लीय सोच किसके विचार पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर। प्रश्न संख्या 21 है, अतिजीवता सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड स्पेंसर। अतिजीवता सिद्धांत कहता है जो योग्य होगा वही जीवन जिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, हिटलर की लेब्राउनसम नीति का पहला प्रयोगशाला कौन सा देश बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। हिटलर का लेब्राउनसम नीति साम्राज्य के विस्तार पर आधारित था। 23 प्रश्न है, घेटो क्या था? घेटो क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहूदी बस्तियाँ। वैसी बस्तियाँ जिसको समाज से अलग कर दिया गया हो उसे घेटो कहते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहूदी की बस्तियाँ, क्योंकि यहूदी लोग से ईसाइयों को नहीं बनती थी, क्योंकि ईसाई मानते थे यहूदी आदतन हत्यारे एवं सूदखोर होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, ईसाइयों ने यहूदियों पर क्या आरोप लगाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाइयों का आरोप था ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा। दूसरा है ये सूदखोर एवं आदतन हत्यारे हैं। इनमें से दोनों आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 है, होलोकास्ट शब्द किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाजी शासन में यहूदियों की हत्या से। 26 नंबर है, हिटलर के विचारधारा में कौन सी जाति हीन मानी जाती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, स्लाव, यहूदी और जिप्सी।
ये हिटलर की नज़र में हीन जातियाँ थी। प्रश्न संख्या 27 है, मैन कैम्प किसने लिखा? मैन कैम्प आत्मकथा किसकी है? तो इसका उत्तर होगा हिटलर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है, नवंबर के अपराधी कौन कहे जाते थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइमर गणतंत्र के समर्थक। इनका ये नाम रूढ़िवादी एवं कैथोलिकों ने दिया। प्रश्न संख्या 29 है, जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइक्सटैग। प्रश्न संख्या 30 है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों किया गया था? इसका उत्तर होगा नात्सी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है, 1919 के वर्साय संधि में जर्मनी ने क्या क्या गंवाया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 10% आबादी, 13% भूभाग, 26% कोयला भंडार। इसके अलावा 75% लौह भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क के हवाले करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब कूदा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1941 में, जब अमेरिका के बंदरगाह पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा हमला किया गया। इसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। प्रश्न संख्या 33 है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवेल्स। प्रश्न संख्या 34 है, जर्मनी को 1923 में अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस सरकार ने हस्तक्षेप किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी सरकार ने जर्मनी को 1923 में अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने डॉप्सन प्लान लाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 35, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कब किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1945 में। मई नहीं, मई। 1933 से 1939 तक के घटनाओं में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, जर्मनी में यहूदियों पर हुए अत्याचार को महाध्वंस होलोकास्ट कहा गया, ये सही है। लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा गया, ये भी सही है। सी है, यहूदियों को व्यवसाय पर पाबंदी लगाया गया, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। प्रश्न संख्या 37 है, युंग फोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, इसमें 10 साल के बच्चे को दाखिल कराया जाता था, ये सही है। दूसरा है, यहाँ 14 से कम उम्र के बच्चे को रखा जाता था, ये भी सही है। युंग फोक में 10 से 14 वर्ष के युवा बच्चे को रखा जाता था। सी नंबर ऑप्शन है, यहाँ बच्चों के लिए नस्ल विज्ञान विषय को शामिल किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 38 है, जर्मनी की मुद्रा क्या थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क। 39 नंबर प्रश्न है, हिटलर ने आत्महत्या कब कर लिया? इसका उत्तर होगा अप्रैल 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर के झंडे में कौन सा चिन्ह होता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिटलर के झंडे में कौन सा रंग सम्मिलित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, सफ़ेद, काला। नेक्स्ट प्रश्न है 42, नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को किस रंग की पृष्ठभूमि पर दर्शाया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की पृष्ठभूमि। इस प्रकार चैप्टर 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। ये है एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 4। 1700 से 1995 के बीच दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल समाप्त किया गया? 1700 से 1795 के बीच लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को समाप्त किया गया, औद्योगिकरण, कृषि, वाणिज्य जैसे कार्यों के लिए। यह जो कुल क्षेत्रफल है उसका 9.3% था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.3%। प्रश्न संख्या 2 है, 1880 से 1920 के बीच कितना हेक्टेयर खेती योग्य भूमि बढ़ी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 67 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है 3, भारत के पहले वन महानिदेशक किसे बनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायट्रिच ब्रैंडिस। डायट्रिच ब्रैंडिस जो थे जर्मन विशेषज्ञ थे। अंग्रेजों ने उन्हें भारत का पहला वन महानिदेशक बनाया।
ब्रैंडिस ने ही 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 4 है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर प्रश्न को घुमाया भी जा सकता है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई सर्वप्रथम? तो आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइट्रिच ब्रैंडिस ने कब भारतीय वन सेवा की स्थापना की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1964 में। यह भारत में वनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम था। प्रश्न संख्या 6 है, पहली बार भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1865 में। वन सेवा की स्थापना के जस्ट एक साल बाद भारतीय वन अधिनियम लाया गया 1865 में, और 1865 के वन अधिनियम को 2 बार संशोधन किया गया, 1878 में और 1927 में। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, 1865 के वन अधिनियम को पहली बार संशोधन कब किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1878 में। दूसरी बार संशोधन जो है 1927 में किया गया। प्रश्न संख्या 8 है, 1878 के संशोधन में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया, इनमें से कौन नहीं है? अर्थात इनमें से कौन सा वो श्रेणी नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहरी। 1878 के प्रथम वन संशोधन अधिनियम द्वारा आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण के रूप में वनों को बांटा गया। इन प्रश्नों पर ध्यान रखें क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सी झूम की खेती सुमेलित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लादिंग झूम की खेती को कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा मध्य अमेरिका में, चेना श्रीलंका में। इसके अलावा चितमेन एवं तावी अफ्रीका में झूम की खेती को कहा जाता है। यह टॉपिक आपको टीचिंग एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन झूम की खेती के संबंध में सत्य है? यहाँ पर 4 से 5 कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत में इसे पेंदा, बेवर, नेवड़, कुमारी नाम से जाना जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन है, झूम की खेती में सबसे पहले जंगल काटकर जलाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन है, मानसून के पहली बारिश के बाद राख में बीज बोया जाता है। डी है, अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। तो इनमें से सभी सही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 11 है, 19वीं एवं 20वीं सदी में, यहाँ सदी होगा, सदी में वन कानून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, वन कानून द्वारा छोटे जानवरों के शिकार पर रोक लगाए गए, यह बिल्कुल सही है। पक्षी, तीतर, हिरन जैसे छोटे जानवरों के शिकार पर रोक लगाया गया था। बी नंबर ऑप्शन है, बाघ, भेड़ियों के शिकार पर इनाम रख दिया गया था, यह भी सही है क्योंकि इसे किसान का दुश्मन माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी है, वन कानून के कारण कई समुदाय परंपरागत कार्य छोड़ने लगे थे, यह भी सही है क्योंकि जंगल कानून के द्वारा बहुत सारे समुदाय को जंगल में जाने से मना कर दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 12 है, कोरबा, कराचा, येरुकुला समुदाय किस प्रेसिडेंसी में आते थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास प्रेसिडेंसी। कोरबा, कराचा, येरुकुला समुदाय घुमंतू चरवाहे थे। जंगल कानून लागू होने से ये आजीविका से हाथ धो बैठे थे और अंग्रेजों द्वारा इन समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, असम के चाय बागानों में निम्न में से कौन सी जनजातियों के मर्द एवं औरतें काम करती थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संथाल, उरांव एवं गोंड। गोंड छत्तीसगढ़ की जनजाति है, संथाल एवं उरांव झारखंड के जनजातियां हैं। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन सा कथन बस्तर के मरिया, धुरवा, गोंड समुदाय के संबंध में सही है? पहला कथन है, एक गांव के लोग दूसरे गांव से लकड़ी लाने पर इन्हें देवसारी या मान चुकाना पड़ता था, तो यह एकदम सही है। नेक्स्ट है बी, इनके अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद रहन सहन एक जैसा था, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन है, 1905 में जब जंगल पर पाबंदी लगाया गया तो ये परेशान हो गए, ये भी सही है। डी नंबर ऑप्शन है,
कांगेर वन के धुरवा समुदाय के नेता गोंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में इन्होंने बगावत शुरू कर दिया। ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी सही है। बस्तर जो है गोदावरी नदी के उत्तर में है, जो कि वर्तमान में नक्सलाइट एरिया है। प्रश्न संख्या 15 है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धान के लिए। प्रश्न संख्या 16 है, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डच का। प्रश्न संख्या 17 है, जावा में कलांग समुदाय जो थे क्या थे? ये थे कुशल लकड़हारे, सही है। घुमंतु किसान, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। जावा में कलांग समुदाय जो थे कुशल लकड़हारे एवं घुमंतु किसान थे। प्रश्न संख्या 18 है, औपनिवेशिक इंडोनेशिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए, डचों ने यहाँ खेती के जमीन एवं जंगल पर लगान लगाया, ये सही है। बी नंबर ऑप्शन है, 1770 में कलांगों ने डचों के किले पर हमला किया, ये भी सही है, क्योंकि लोग जंगल कानून से काफ़ी ऊब चुके थे। जंगल जो था लोगों के इनकम का साधन था। सी नंबर ऑप्शन है, बाद में कुछ गांवों को लकड़ी काटने की छूट दी गई, इस व्यवस्था को ब्लैंड डोंग डियनस्टेन कहा गया। तो यह भी कथन सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इस वीडियो को आप बार बार देखें, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में 50 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है और सवाल जब भी पूछे जाएंगे इन्हीं सब प्रश्नों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19, मैनियोक ब्राज़ील के एमाजोन जंगल में पाए जाने वाला एक प्रकार का है, क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़। ब्राज़ील के एमाजोन जंगल के मुंदरुक समुदाय मैनियोक वृक्ष से लैटेक्स इकट्ठा करके रबर बनाते थे। यहाँ आपसे पूछ सकता है मुंदरुक समुदाय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर दे सकते हैं अमेजन जंगल से। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में झूम कृषि को बेबर कहा जाता है या बेबर बोला जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं भारत में झूम कृषि के प्रकार। झूम बोला जाता है उत्तर पूर्वी भारत में झूम समानता झूम खेती के रूप में जाना जाता है। बेबर मध्य प्रदेश में झूम की खेती को कहा जाता है। पोडू की बात करें, पोडू आंध्र प्रदेश में झूम की खेती को बोला जाता है। कुमारी की बात करें तो केरल में झूम की खेती को बोला जाता है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में झूम की खेती को बतरा कहा जाता है। यहाँ पर हमने वन समाज उपनिवेशवाद चैप्टर 4 के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को 20 प्रश्नों में संकलित किया है। आधुनिक विश्व के चरवाहे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 से संबंधित सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछले 4 चैप्टर को किया है। पहला प्रश्न है, चरवाहे कौन होते हैं? इसका उत्तर बताएं। चरवाहे जो होते हैं आमतौर पे पशुपालक होते हैं। ये आपको अपने भेड़ बकरियों के साथ दिखते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालक। प्रश्न संख्या 2 है, गद्दी चरवाहे मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ये चरवाहे जो हैं ठंड में हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र में आ जाते हैं। इसके लिए ट्रिक भी बना सकते हैं। हिम जो दिखता है वो गद्दी की तरह दिखता है। हिम से हिमाचल प्रदेश, गद्दी से गद्दी चरवाहे। प्रश्न संख्या 2 है, रबरी समुदाय का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। याद रखें इसका ट्रिक है, रबरी दूध जिसे मिलता है वो क्या करता है? राज करता है। तो रबरी से राजस्थान। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, गुज्जर बकरवाल समुदाय किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। ये समुदाय बड़े बड़े रेवर में भेड़ बकरियां रखते हैं। ये जाड़े के समय शिवालिक के ऊपरी पहाड़ियों में एवं ठंड के समय शिवालिक के निचले पहाड़ियों में आ जाते हैं। इसका ट्रिक है, पाकिस्तान मत गुजरो जम्मू कश्मीर से। तो गुजरों से गुज्जर बकरवाल समुदाय हो गया, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर ही हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, अफ्रीका के किस समुदाय के चरवाहे घास के मैदान में घूमते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसाई समुदाय। ये पूर्वी अफ्रीका में मिलते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका के केनिया एवं तंजानिया के घास के मैदान में फैले हुए हैं। इन इलाकों को मसाई लैंड के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 6 है, ट्रांस ह्यूमंस का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले चरवाहे। प्रश्न संख्या 7 है, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन एवं आय। प्रश्न संख्या 8 है, गद्दी चरवाहे कब मैदान की ओर जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्दी में। गद्दी चरवाहे जो हैं ठंड में शिवालिक के क्षेत्र में रहते हैं, जो हिमालय का लगभग मैदानी वाला भाग है, और गद्दी चरवाहे जो हैं वे हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ट्रांस ह्यूमन कौन होते हैं? उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चरवाहे जो मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, अफ्रीका के मसाई चरवाहे किस पर निर्भर रहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानवरों पर। ये ज़्यादातर भोजन शिकार से प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, ब्रिटिश सरकार ने चरवाहों पर कौन सा कर लगाया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारागाह कर। प्रश्न संख्या 12 है, चारागाहों पर नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून लागू किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन अधिनियम, जिसे वन कानून बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ब्रिटिश सरकार ने चारागाहों की गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास सिस्टम लागू करके। प्रश्न संख्या 14 है, पास सिस्टम का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारागाहों की आवाजाही को सीमित करना। प्रश्न संख्या 15 है, चारागाह कर वसूलने का असर क्या हुआ? इसका ए नंबर ऑप्शन है, पशुपालन बढ़ा, तो यह पशुपालन पर बुरा असर डालेगा। ऑप्शन बी है, चरवाहों की आमदनियां बढ़ी, इससे चरवाहों पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि जंगल में जाने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ऑप्शन सी है, चरवाहों की कठिनाइयां बढ़ गई, तो यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारागाहों की कठिनाइयां जो है बढ़ गई, क्योंकि अब उन्हें जानवर ले जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था जंगलों में। ऑप्शन नंबर डी है, कृषि क्षेत्र बढ़ा, तो इसका संबंध नहीं है चारागाह कर वसूलने से, तो इसका सही उत्तर सी है। प्रश्न संख्या 16 है, ब्रिटिश सरकार का कौन सा कार्य चारागाहों को गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, वनों में घुसना, पशुओं को चराना, सी पेड़ काटना। प्रश्न संख्या 17 है, ब्रिटिश काल में विलय नीति का प्रभाव किस पर पड़ा? जब ब्रिटिश राज में कोई भारतीय राज्य मिलता तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता चरवाहों पर पड़ता, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18 है, औपनिवेशिक काल में वनों का उपयोग किसके लिए किया गया? औपनिवेशिक काल में वनों का उपयोग किसके लिए किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेलवे लकड़ी के लिए। रेलों की पटरियों में बहुत सारे लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा था। प्रश्न संख्या 19 है, ब्रिटिश ने रिजर्व फॉरेस्ट क्यों बनाए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनों की रक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 20 है, वन कानून के चलते चरवाहों को क्या करना पड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विरोध करना एवं पलायन करना। प्रश्न संख्या 21 है, बकरवाल शब्द किस समुदाय से जुड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़ बकरी पालन करने वाले। प्रश्न संख्या 22 है, रबरी समुदाय का मुख्य पशु क्या है? रबरी समुदाय का मुख्य पशु क्या है? ये राजस्थान में रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंट। प्रश्न संख्या 23 है, गद्दियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। प्रश्न संख्या 23 है, किस चरवाहे समुदाय की महिलाएं भी पशुपालन में सहयोग करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावरी। ये जो रहते हैं राजस्थान में रहते हैं, ऊंट पालन करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जम्मू कश्मीर में कौन सा समुदाय गर्मी में ऊपर की ओर जाता है? जम्मू कश्मीर में बकरवाल समुदाय रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरवाल। ये ठंडी में हिमालय के सबसे निचली श्रेणी शिवालिक में आ जाते हैं और गर्मी में ऊपर चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, ट्रांस ह्यूमंस किस प्रकार के जीवन शैली अपनाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घुमंतु। प्रश्न संख्या 27 है, पंजाब में आमतौर पे कौन से चरवाहे पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंजारा। प्रश्न संख्या 28 है, अफ्रीका में चरवाहे कौन सी फसल नहीं उगाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी उगाते हैं गेहूं, ज्वार, मक्का। प्रश्न संख्या 29 है, मसाई चरवाहों का प्रमुख पहचान क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल वस्त्र एवं भाले। प्रश्न संख्या 30 है, मसाई समाज में
एज सेट सिस्टम किसका प्रतीक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयु आधारित संगठन। इसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन को अलग अलग भागों में बांटकर उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाता था। जैसे विद्यार्थी जीवन, इसमें पढ़ाई के साथ साथ फैमिली के बीच रहना होता था और युवा अवस्था में लोग युद्ध कला सीखते थे। प्रश्न संख्या 31, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की संख्या में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिरावट आया। प्रश्न संख्या 32 है, किस कारण से चरवाहों की आजीविका बदलनी पड़ी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी नीति। प्रश्न संख्या 33 है, ब्रिटिश काल में वाणिज्यिक कृषि के कारण क्या प्रभावित हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चारागाह। प्रश्न संख्या 34 है, अफ्रीका में सबसे अधिक संघर्ष किस वजह से हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पानी और चारागाह के लिए। प्रश्न संख्या 35 है, अफ्रीका में ब्रिटिश नीति का प्रभाव किस पर पड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन पर। प्रश्न संख्या 36 है, चारवाहों को वन क्षेत्र से बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा वन कानून लाया गया, तो वन कानून। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 है, ब्रिटिश नीति के अनुसार चरवाहे क्या नहीं कर सकते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पशुचारण। अंग्रेज जो है भारत में 19वीं सदी तक आते आते पशु के साथ साथ जंगल पर भी टैक्स लगा दिए थे। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर चरवाहे एवं घुमंतू समुदाय को अपराधी बना दिया। प्रश्न संख्या 38 है, ब्रिटिश सरकार ने किन्हें अधिक अधिकार दिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन अधिकारी को। प्रश्न संख्या 39 है, चरवाहों ने ब्रिटिश नीति का विरोध कैसे किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंदोलन द्वारा, पशुओं की चोरी से एवं कर न चुकाकर। प्रश्न संख्या 40 है, आज के समय में चरवाहों के सामने क्या मुख्य समस्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारागाह की कमी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें पता चल सके आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।